सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। भाई साहब ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर। पर अगर तुम अप्रैल से लेके सितंबर तक का टाइमलाइन काउंट करोगे ना तो तुमको 4 महीने मिलेगा। वही सितंबर से लेके अप्रैल तक का टाइमलाइन अगर काउंट करोगे मतलब प्रिपरेशन का समय कितना मिल रहा है तो तुम्हें करीबन 6 मंथ मिलेगा। तो समझो कि सितंबर से लेके अप्रैल वाले में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। इसका मतलब अप्रैल में जो एग्जाम होगा उसकी कट ऑफ बढ़ के आपको मिलेगी क्योंकि टाइम ज्यादा मिला है। वही जो सितंबर में एग्जाम आया उसमें आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी जाएगी, कि समय कम मिला है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये समझो कि एग्जाम दोनों दे सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। अब जब बॉयज एंड गर्ल्स इस एग्जाम को दे रहे हैं तो उनको समझो कि बॉयज के पास सारी की सारी एकेडमी ज्वाइन करने का ऑप्शन है, चाहे वो एयरफोर्स ज्वाइन करें, आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें या ओटीए ज्वाइन करें। पर गर्ल्स सिर्फ ओटीए ही ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, अब ये उनके रिस्पेक्टिव कट ऑफ मार्क्स है। इनको जरा याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही वो नंबर है जो आपकी रेखा तय कर रहे हैं कि ये बंदा रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी देने जाएगा। एसएसबी वो सेकंड राउंड है जो आपको रिटन क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर समझो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ना गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए चैलेंज क्यों है? देखो यार, लड़कों की सीट ना काफी होती है, बहुत ज्यादा होती है, पर गर्ल्स की ना सिर्फ 14 सीट है। अगर एक लड़की को अपना सपना फौज का पूरा करना है, वर्दी पहननी है, यूनिफॉर्म पहनना है, तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार बॉयज के साथ कंपीट करना पड़ेगा। कट ऑफ आपकी 108 पे आती है, कितनी? 108 पे। पर एक लड़की को लेकर आने होंगे 120। क्यों? क्योंकि यार 108 पे लाने वालों की संख्या बहुत होगी, बट क्योंकि सीटें कम है तो जिस लड़की के नंबर करीबन 120 से ऊपर होते हैं वो लड़की का नाम देखा जाता है इस 14 में। अगर आप पिछले साल के ऑल इंडिया रैंक 3 का देखोगे तो उसके आपको 125 नंबर मिलेंगे। तो आपको 120 नंबर से ऊपर लाने लाने अगर आपको अपना सपना पूरा करना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शिवम वाशने एंड माय एम्स टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये लड़का अक्षत है, ये मेरा एक स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ता था। पहले तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना शुरू किया था उसने, और जब ये बच्चा पढ़ता था तो मुझे ये लगता था कि यार होगा नहीं होगा, थोड़ा डाउट तो आता ही है, ठीक है। पर ये उस दिन की फोटो है जिस दिन सीडीएस का रिजल्ट आया। उसने मुझे वीडियो कॉल की और हम बात कर रहे थे क्या पल है। उसने बताया कि यार मॉम डैड बड़े प्राउड हैं, हक हक कर लिया उन्होंने, अब बोल रहे हैं वैसे की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, सीडीएस का पहला अटेम्प्ट है ये। बट मैं आपको एक और आपको मैसेज दिखाना चाहूंगा, वो है 3 सितंबर, जब सीडीएस का एग्जाम होके चुका था। उसने कहा था सर ईडीएम कॉपी आया, एंटोनियम कॉपी आया, सिनोनिम कॉपी आया, सब कॉपी आया, साइंस कॉपी आया। अब देखो ये एक ना बात समझनी पड़ेगी, ये यूपीएससी है तो यूपीएससी में प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। पर यहां लड़का कह रहा है कि सर कॉपी पेस्ट आया, कॉपी पेस्ट आया, कॉपी पेस्ट आया। ऐसा क्यों? समझो, एक अच्छा स्टूडेंट की क्वालिटी ये होती है कि वो क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पाए। अगर उसकी तैयारी अच्छी है तो इजी क्वेश्चन आया तो भी बता सकता है कि यार चांसेस इस क्वेश्चन के आने ज्यादा हैं। टफ आया तो बता देगा सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मीडियम आया तो बता देगा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूं तो मेरा अपना सीडीएस का जो एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने निकाला था, उसके दम पे पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं। मैं बच्चों को भी यही एम करता हूं कि वो भी प्रिडिक्ट कर पाए। तो जब मैं आपको आज सीडीएस की पूरी तैयारी बता रहा हूं तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं कि एग्जाम के जो पास्ट ईयर पेपर है उसकी बारीकी आपके सामने रख सकूं। अगर उसकी बारीकी मैंने आपको रख दी तो आपको रोड मैप क्लियर होगा। उसके बाद सिर्फ आपका काम यह है कि सिलेबस कंप्लीट करो और कम से कम 5 बार रिवीजन करो एंड आपने जैकपॉट मार दिया, आपका फौ निकलना तय है। अब बात समझते हैं आगे। देखो, जब मैं किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाता हूं या ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं उसको एक बात साफ साफ बोलता हूं, भाई देख ध्यान से सुन, 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 3 लाख लोग इस एग्जाम को देने आते हैं फाइनली, ठीक है ना। 50% जनता देने आती है, फॉर्म सबने भरा पर 50% आती है, और मात्र 6000 बच्चे रिटर्न देने आते हैं, और 400 बच्चे फाइनली अकेडमी को ज्वाइन करते हैं। नाउ जो फाइनली बच्चा अकेडमी को ज्वाइन कर रहा है वो कोई ऐसा लल्लू पंजू नहीं हो सकता, ठीक है। पर ये जो 400 बच्चे होते हैं इसमें से कोई ऐसी खास बात नहीं है कि 90% होल्डर होंगे, 95% होल्डर होंगे, उनमें खास बात होती ही नहीं है। उनको ये बात समझ में आ गई होती है, जो ये वाले बच्चे होते हैं, कि अगर मुझे किसी भी हाल में इस सपने को पूरा करना है तो मैं एक चीज को अपने दिमाग में नहीं डालूंगा, क्या कि सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम निकल जाएगा। मैंने अभी क्या बोला था, मुझे कम से कम कितनी बार रिवीजन चाहिए? कितनी बार रिवीजन बोला मैंने? 5 बार। अगर आपने इस चीज को अपने दिमाग में नहीं बिठाया तो आप समझ लो आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो यहां तक की बात आप समझ चुके हो। नाउ मैं इससे जरा आगे बढ़ता हूं, एग्जाम पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्या कैसे होता है,
जैसे मैंने बताया था, बॉयज के पास 3 पेपर होते हैं और गर्ल्स के पास 2 पेपर होते हैं। गर्ल्स के केस में मैथ्स नहीं आता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स। क्लियर है? और जीएस में एक क्वेश्चन 0.83 और इंग्लिश में एक क्वेश्चन 0.83 अगेन। क्लियर है? नाउ 0.83 का मतलब समझो कि मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, तो अगर मैं 1 माइनस 0.83 करूं तो वेटेज में डिफरेंस कितना आएगा? 0.17 का। इसका मतलब जो बच्चा मैथ्स में मेहनत कर रहा है, लड़का स्पेशली बॉय मैथ्स में मेहनत कर रहा है, वो इंग्लिश और जीएस में मेहनत करने वाले को बीट कर देगा। समझ रहे हो? देखो सब में मार्क्स सेम है, 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, पर मैथ्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। समझ में आ रही मेरी बात? देखो इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा तैयारी करता है तो इस प्रकार से करता है कि भैया 100 नंबर आपके इंग्लिश में है पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 100 नंबर आपके जीके में पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 100 नंबर आपके मैथ्स में पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। बात समझो इस बात को। अब यहां पर गर्ल्स के केस में आपको 0.83 का ही देखने को मिलेगा। अब गर्ल्स कैसे तैयारी करें मैं समझाऊंगा, पर मैंने बॉयज के लिए क्या बोला है कि हर हाल में मैथ्स को अपना ब्रह्मास्त्र मानो। तुम्हारा हथियार है सबसे बड़ा, अगर तुम्हारा सपना पूरा करना है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवी एंड एयरफोर्स का। चलो याद रखिए, बात समझ में आ गई। अब बेटा अगर आप कहीं देश के कोने में रह रहे हो तो जो मैं सब कुछ बता रहा हूं उसके अलावा कोई डाउट आए आपको या मन करे कि यार शुभम सर से पढ़ना है, मोस्ट वेलकम, यू कैन रीच मी आउट। ठीक है? इफ यू लिव इन द मेरठ यू हैव टू विजिट मी सो दैट आई कैन पर्सनली मीट यू एंड अंडरस्टैंड कि यार ये लड़का कहां खड़ा है। ठीक है? सो यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड एंड यू विल फाइंड मी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सामने मेरा ऑफिस है। चलो अब जरा हम पहले एज क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया में आपके पास समझना पड़ेगा, आपके पास एकेडमी आईएमए है, इंडियन नेवल एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। समझ रहे हो? हाँ सर, बात समझ रहे हो। अब जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है उसकी जो लास्ट एज लिमिट होती है ना वो 23 है, और जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसकी लास्ट एज तकरीबन 22.5 है। ठीक है? अब जरा हम ना उठा के देखते हैं ये कि भैया क्या सीन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखो यहां से ये उठा रहा हूं 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2005। देखो देखो जरा यहां पर दिख रहा है 2 जुलाई 2000 एंड 1 जुलाई 2005। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ये जो नंबर बताए मोटे मोटे बताए, मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूं। सो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं साल चल रहा है 2023, और ये जो मैंने नोटिफिकेशन उठाई है, ठीक है, वो उठाई है मैंने CDS 2 2023 की। ठीक है? अब ये बच्चा देखते हैं कि 2023 में कोई बच्चा एग्जाम देगा तो उसकी एज क्राइटेरिया क्या है। वो कह रहे हैं कि 2023 में वो कह रहे हैं कि 2 जुलाई से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जुलाई को अगर बच्चा पैदा हुआ है वो इनएलिजिबल है। अगर वो 30 जून को पैदा हुआ है वो इनएलिजिबल है अगर साल 2000 में पैदा हुआ है। चलो, तो साल 2000 तक उसकी उम्र कितनी हो गई? उसकी उम्र हो गई 23 साल। भाई 2023 माइनस 2000 कितना मिला आपको? 27 साल। तो ये बात तो सही हो गई कि 23 साल का होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई, 2 जुलाई के बाद पैदा हुआ। ठीक है? अब आता है नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन मतलब इसके बाद पैदा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जुलाई 2005 को पैदा नहीं होना चाहिए, 3 जुलाई को पैदा नहीं होगा, 1 जुलाई से पहले पैदा है तो चल जाएगा। अब जरा देखें इसकी एज कितनी हो गई। 2005 से लेके 2010 तक कितनी हो गई? 5 साल। उसके बाद 2023 आ गया तो इसकी कितनी हुई? 13। तो मतलब करीबन 18 साल की उम्र में वो एग्जाम देना शुरू कर सकता है बच्चा। कितना है? 18 से। तो हमें नई एज ब्रैकेट क्या मिल रहा है? 18 to 23। पर शर्त करता है कि इसमें ये वाला फिट बैठता हो, इसका डेट ऑफ बर्थ बैठता हो। क्लियर है? अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1996, ये मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं इसको 1996 को काट के 2000 कर दूं। अब मुझे बताओ क्या आज 2023 में क्या मैं एग्जाम दे सकता था? जरा कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा नहीं। शुभम वाश ने कि अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 है तो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता, जबकि वो 23 साल का है। समझो मेरी बात, सिर्फ एक दिन से लड़का रह गया, सिर्फ एक दिन से। समझ लो? तो ये खेल समझो कि डेट ऑफ बर्थ का अगर आपने खेल नहीं समझा तो आप अटक जाओगे। ठीक है? और जब आप नोटिफिकेशन आएगी ना भी CDS की, तो आप नोटिस करोगे यहां पर जुलाई की जगह जनवरी आ जाएगा और यहां 2000 की जगह 2001 आ जाएगा। यहां पर जुलाई की जगह जनवरी आ जाएगा और यहां 2005 की जगह 2006 आ जाएगा। ठीक है? ये कैलकुलेट मैंने करके आपके सामने रख दिया, जब नोटिफिकेशन आएगी तो यही होगा।
अनटिल अनलेस सरकार ने कहा कि हम नोटिफिकेशन ही बदल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन हुआ तो आप देखोगे मेरे इसी चैनल पे आपके सामने वीडियो आएगी। पर अभी अगर आपको 2024 का सीडीएस 1 2024 का देना है तो प्लीज कैलकुलेट। सर क्या मैं आपको कॉल कर लूं, मेरे लास्ट अटेम्प्ट बचा है कि नहीं बचा? नहीं बेटा, खाली डेट ऑफ बर्थ चेक कराने के लिए मुझे कॉल मत करना। इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, मेरे पास खुद के एनरोल बच्चे 1000-2000 से ज्यादा हो जाते हैं। सबसे बात करना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जो एनरोल्ड है। अगर आप इतनी छोटी बात के लिए मुझे कॉल करोगे तो बेटा मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है ना, मैंने एकदम क्लियर कट वे में समझाया है, प्लीज इस बात की इंपॉर्टेंस समझो। कोई मेडिकल क्राइटेरिया फंस गया या कोई बड़ी बात फंस गई है, मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल मी, मैं मदद करने को तैयार हूं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये नंबर या मेरा एड्रेस प्रिविलेज तब है जब मुसीबत ऐसी हो जाए कि इससे बाहर निकला नहीं जा सकता। बात समझ लो मेरी बात? ठीक है, ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। नाउ अब हम 3 पिलर्स की बात करते हैं। सीडीएस एग्जाम को निकालने के लिए 3 पिलर होते हैं। पहला है मैथ्स, दूसरा है साइंस, तीसरा है इंग्लिश। मैथ साइंस इंग्लिश क्यों कह रहा हूं? मैथ्स का वेटेज 100 क्वेश्चन, एक नंबर का। साइंस 32 क्वेश्चन, जीके में सबसे बड़ा वेटेज जो है वो आपके साइंस का ही है। फिर अगला है इंग्लिश, 120 क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अगर ये 3 पिलर में से एक भी पिलर गिरा तो समझ लो तुम्हारा सपना टूटा। और मैं ये भी फिलहाल बॉयज से बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउ अब जरा समझते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा। आप बाकी जरा वो देखिए वेटेजेस। ठीक है, आज की तारीख में पॉलिटी, अगर आप इस साल का पेपर अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो 10, 6 ऐसे क्वेश्चन दे रहा है। ज्योग्राफी 20, 25 भी हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स इस बार अगर आप देखोगे तो 9 क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर 16। ठीक है, 16 की जगह इसमें 25 आ गए थे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो आप नोटिस करोगे कि यार जो वेटेज है ना इनका, ये बड़ा कम है इनके कंपैरिजन में। नोटिस कर रहे हो ना? अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न दिखाऊंगा। देखो 2023 का पैटर्न है। साइंस का वेटेज देख कितना है, 30 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा। वहीं पॉलिटी 10 क्वेश्चन पर अटक गया। इकोनॉमिक्स यहां पर 9 क्वेश्चन पर अटक गया, और करंट अफेयर यहां पर 25 क्वेश्चन पे आ गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि ये 3 पिलर हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे ना गलती क्या करते हैं कि एक बार, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2023 का पेपर देखा, उसका पैटर्न देखा और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी शुरू कर दी। गलत। कभी भी जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो आपको हमेशा कम से कम 10 साल के पेपर का ट्रेंड देखना पड़ता है, तब जाके आपको पता लगता है कि भैया पेपर चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं जरा गर्ल्स की बात कर लूं। मैं क्या कह रहा हूं, गर्ल्स को इंग्लिश में 100 क्वेश्चन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ये है, क्योंकि गर्ल्स को कितने लाने हैं, 120 नंबर। या जो बच्चा ओटी की तैयारी कर रहा है उसको भी मेहनत 120 के लिए करनी चाहिए, उससे कम के लिए। उनके पिलर में, सेकंड पिलर में, साइंस 32 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर 16। ये नॉर्मल एवरेज रहता है। देखो बेटा क्या हुआ था ना इस बार जब 2023 का पेपर आया, आई एम श्योर अगर आपने नोटिस किया हो, ध्यान से देखना, मैं लिख यहां पर 16 रहा हूं, मैं लिख यहां पर 16 रहा हूं, बट इस बार के सीडीएस में आपको कितने आए थे? 25 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है। ऑन एवरेज लेके चल रहा हूं मैं कि ऑन एवरेज तो भैया ये रहता ही रहता है कि वर्स्ट सिचुएशन हुई तो भी इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश के बाद आपको साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर पे ध्यान देना है। बट सर मैं तो पॉलिटी से ग्रेजुएट हूं, या मैं तो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हूं, क्या मैं वो सब्जेक्ट नहीं करूं? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, वो आपके करने ही करने हैं, वो तो कंपलसरी है कि जिसमें आप ग्रेजुएट हुए हो। बट आपको याद रखना है कि ये 3 फाउंडेशन पिलर ना छूट जाए। जिसमें आप ग्रेजुएट हुए हो वो तो आपके लिए ना वो है, क्या कहते हैं, बून, मतलब क्या कहते हैं, ब्लेसिंग। यस, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग है वो आपके लिए। तो उस ब्लेसिंग को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। पर जो 3 फाउंडेशन पिलर हैं इसके, आपके जीएस के, उसको नहीं छोड़ना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई सर? नाउ जब बेटा इस प्रिपरेशन को तैयार करो तो मैं हर बच्चे से कहता हूं, ये मैं अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी करवाता हूं, वो ये कि मैं ना प्रिपरेशन को 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूं। पहला हाफ ये वाला, दूसरा हाफ ये वाला। ये मैंने 3 मंथ्स ना एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। जैसे आपके पास 4 महीने बचे हो तो भी आप उसको 2 मंथ में कवर कर दो। ठीक है ना? जितना भी टाइम बचा उसको 2 हाफ में डिवाइड कर दो। पहला हाफ रखो कि यार मैं नियर बाय टू कट ऑफ पहुंच जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं एक बच्चे को तैयारी करा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको तैयारी कराया और मैंने कहा कि पहले 3 महीने में हम सिर्फ ये देखेंगे, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। तो साइंस का वेटेज 32, ज्योग्राफी का 25, करंट अफेयर का 16। टोटल कितना था? 6, 5, 2, 8, 8 और 5
13, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 13। ठीक है, 3 2 5 6 7, 73 क्वेश्चन। तो अगर बच्ची 73 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने जा रही है तो एग्जाम में 40 नंबर नहीं ले आएगी? ले आएगी। इंग्लिश में 100 का पेपर है, ठीक है ना, यहाँ 120 आते हैं ये, ओके। 100 100 के अगर पेपर है तो बच्ची आराम से अगर 50 ले आएगी क्या? हाँ ले आएगी। तो 50 + 40 क्या है? 90। तो अगर एक लड़की अपने आधे टाइम में ही 90 मार्क्स लेकर आ पा रही है यूपीएससी के मॉक टेस्ट में, तो बहुत अच्छे ला रही है यार वो। 10-20 नंबर अगले 3 महीने में वो कवर नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हो? तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार कई बार बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में मॉक टेस्ट देते हैं। जब लास्ट में आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है कि यार मैं इसमें इंप्रूवमेंट क्या करूं। और जब आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए टाइम ना के बराबर बचा है, तो आप समझ लो कि लंका डूबनी तय है। इसलिए हमेशा टाइम को 2 हाफ में डिवाइड करो कि आधी तैयारी के बाद मॉक टेस्ट दूंगी और एक पूरी तैयारी के बाद मॉक टेस्ट दूंगी। ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। कट ऑफ की कहानी पे दोबारा आते हैं। जब मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं तो बॉयज का ये वाला कट ऑफ है, गर्ल्स का ये वाला कट ऑफ है, ये रट डालो। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जो एसएसबी होती है ना, उसमें ना मार्क्स लगभग सबके सेम है, सबके सेम होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल केम फॉर अ इंटरव्यू, ठीक है। सो भाई इस गर्ल के लिए मेरे पास 3 रेस्पॉन्सेस है, या तो मुझे बहुत अच्छी लगी, यस बहुत ही बढ़िया लड़की है, या मुझे डाउट लगी, या नो मतलब मुझे बहुत ही बेकार लगी। मान लो कोई लड़की बहुत ही बढ़िया लगी, तो नॉर्मली ऑफिसर्स जो होते हैं वो एसएसबी में 400 प्लस नंबर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। वहीं अगर मान लो मुझे डाउट लगी, हाँ पर ठीक ठाक है, लिया जा सकता है, तो ऑफिसर 360 देख के पास करते हैं, जस्ट पास। जो कि अगर आप देखोगे 95% जो बच्चे होते हैं उनको 360 ही नंबर मिलते हैं, और जिनको नो मिलता है कि यार इसको रिकमेंड ही नहीं करना, उनको ऑफिसर लगभग 290 नंबर देते हैं एसएसबी के अंदर। तो आप ये समझो एसएसबी में नंबर कुछ खास वेरी नहीं कर रहे, बट वहीं जो रिटन एग्जाम है ना, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कोई लड़की 120 ला रही है, कोई लड़की 125 ला रही है, कोई लड़की 108 ला रही है, कोई लड़की 95 ला रही है। तो वेरिएशन इतना ज्यादा है कि रिटन एग्जाम के दम पे आप अपनी सीट तय कर सकते हो। ये बात समझ लो। बॉयज के केस में एज सच मेरिट का इशू नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है। तो मैंने तभी इसलिए आपकी कट ऑफ बड़ी हाई रखी है कि यार नॉर्मल जो कट ऑफ होती है उनसे मैंने 10-10 नंबर आगे बढ़ा के डाल रखे हैं, जिससे भाई तुम्हारा टारगेट हाई रहे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बुक्स की बात करते हैं। यार देखो, काफी लोग मुझसे कहते हैं सर पाथफाइंडर कैसी किताब है, सर लूसेंट कैसी किताब है, सर फलाना कैसी किताब है, जैसे ओसवाल की हो गई या दिशा की हो गई। देखो यार, मैं रेस्पेक्ट सभी पब्लिकेशन हाउसेस की करता हूं, उन्होंने किताब छापी, मेहनत लगती है किताब छापने में, ठीक है। बट यार मैंने ना एनडीए निकाला था, ठीक है, वो भी यूपीएससी का एग्जाम है। तो जब मैंने एनडीए निकाला था तो मैंने 4th अटेम्प्ट में निकला था, वो 4थे अटेम्प्ट में, मतलब पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल। पर जब मैंने सीडीएस निकाला तो सीडीएस मेरा पहले ही अटेम्प्ट में निकल गया। इसका रीजन क्या था? जब मैंने एनडीए निकाला था ना, तो मेरे एक सीनियर मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था शुभम यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर कहीं से क्वेश्चन आने हैं तो वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी वो सरकारी किताब है जो कि उन्होंने खुद छापी है। तो तुम ये बात समझ लो, यूपीएससी की लाइब्रेरी में एकमात्र जो किताब है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से तुम स्किप नहीं कर सकते। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, जब मैं अपने यहां ऑनलाइन में या ऑफलाइन में किसी बच्चे को पढ़ाता हूं तो मैं क्लास 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ाता हूं साइंस के लिए। वहीं जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी की, तो मैं 9-10 की नहीं, क्लास 11 की पढ़ाता हूं। 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पढ़ाता हूं। वहीं जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं क्लास 12 की पढ़ाता हूं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मेन। पार्ट 1 ना मैं फोकस नहीं करता, मैं बताता हूं क्यों नहीं करता मैं, ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा अभी। बट मेरा ये एम होता है। नाउ थर्ड होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बच्चे को फोकस कराता हूं क्लास 12 की, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, बड़ी प्यारी किताब है। और लास्ट बचता है पॉलिटी। वैसे तो मैं किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता, नॉर्मली जब भी बच्चा पॉलिटी पढ़ता है ना तो वो एम लक्ष्मीकांत उठा लेता है। ये सबसे घटिया तरीका है। एम लक्ष्मीकांत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक है, एक बार में समझ में आना आसान नहीं है। सबसे आसानी से अगर आपको मजेदार फॉर्म में समझना है तो क्लास 11 की पॉलिटी की किताब है, बहुत ही बढ़िया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, ठीक है, इसके ऊपर। नाउ सर हमने तो बहुत किताबों का नाम सुना है, ये वो। देखो यार, सिंपल सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी एक वो बाइबल है जिसके हर कोने पे ना सुनहरा शब्द लिखा है, मतलब एक ऐसी लाइन लिखी है जिससे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये बात गांठ बांध लो। दूसरी बात ये गलती मत करो, जैसे फॉर एग्जांपल काफी बच्चे करते हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ूंगा।
देखो आईएएस वाली की प्रिपरेशन में कम से कम 2 साल लगते हैं। हमारे पास 2 साल नहीं है और हमारा लेवल आईएएस जैसा नहीं है पेपर का। हमारा पेपर का जो लेवल है वो आईएएस से बहुत नीचे है और वो साल में 2 बार होता है, टाइम बहुत कम है। आईएएस में आपको ना एज भी बहुत मिलती है, आप 30th के एज में भी आप पेपर दे सकते हो, हमारे केस में नहीं है। हमारे केस में भाई उम्र होती है 22.5 साल 23 साल, ऐसी उम्र है। तो हमारे केस में कट ऑफ भी बहुत कम आती है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझना है, रेदर देन गोइंग फ्रॉम क्लास 6 to 12th आप किस में पढ़ो, जो स्पेसिफिक मैंने बताई है, एंड यू फाइंड लिटरली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। देखो सबसे पहले टॉपिक समझ लो, साइंस की बात करूं तो साइंस में आपके ये टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में छपे छपे आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। आप देख लेना, ना आए तो नाम बदल लेना अपना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो पता है कि आते हैं, तुम्हें नहीं देखे, तुम अंधे हो, ठीक है ना। मुझे तो पता है आते हैं, चेक कर लो जाए। वहीं ऐसे केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे फोकस नहीं करना, फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करना है। फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के टॉपिक्स में सेल, टिश्यू, हेरिडिटरी इवोल्यूशन, डिजीज, विटामिन, सिस्टम, और फिर सिस्टम के अंदर भी कौन सा, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें अगर आप देख रहे हो तो रिप्रोडक्टरी सिस्टम का मैंने जिक्र नहीं किया है। क्लास 11 का एक और टॉपिक आता है इसमें जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल। ये हो गया। अब जरा मैं आपको ना क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, देखो एनसीईआरटी से छपा छपा कैसा आता है। देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, आई एम श्योर आपने ना ये क्वेश्चन हर हाल में देखा ही देखा होगा, हर हाल पे। अ स्प्रिंटर फील क्रैम्स, पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर रन, दिस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ क्या, लैक्टिक एसिड, CO2, पाइवरिक एसिड, एथेनॉल, क्या। समझ लो, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। सेम वे ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा ही देखा होगा, ध्यान से पढ़ लेना चाहे। ये वाला क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी से ही उठ के आया है। इसके बाद अगर आपने ये याद आ रहा हो कि विच ऑफ द बाइल जूस कौन से ऑर्गन से निकलता है, तो ये 9-10 की एनसीईआरटी से उठ के आया गया। ये क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, एनसीईआरटी के राइट हैंड साइड के पेज पे। आगे देख लो, ये वाली इक्वेशन अगर आपको नहीं याद आ रही है तो आपको क्लास 10th की बुक से मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी की हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे ऐसे ही आप सीडीएस 2023 देख लो। एक्सरे की वेवलेंथ क्या है, यहां से निकालो। यहां पर अगला है इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है नर्व सेल का ह्यूमन बॉडी में, वो इनेबल किससे होता है भैया, कौन सा ऐसा हमें एलिमेंट चाहिए जो हमारे दिमाग के सिग्नल को तेज करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। इसलिए मैंने क्या बोला था, द बेस्ट बुक इज एनसीईआरटी। आई एम नॉट ब्लेमिंग पाथफाइंडर, आई एम नॉट सेइंग कि कलर ब्लाइंड, क्या कहते हैं कलर ब्लाइंड, लूसेंट, लूसेंट बड़ी खराब किताब है, नहीं नहीं भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, अच्छी होगी, दुनिया में एग्जाम निकलते होंगे लोगों के, बट यार मैंने नहीं देखी अभी कि यार जो एनसीईआरटी को स्किप कर दे। ठीक है, एनसीईआरटी स्किप करने का ना एक और बड़ा अच्छा कारण है, बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं आपको बताता हूं। बट अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम इतना चल चुके हैं तो जरा अब आते हैं कि क्या हम साइंस को स्किप कर सकते हैं। द आंसर इज नो। मैंने आपको पहले ही बता दिया 32 क्वेश्चन है। अगर आप साइंस में वीक है तो मैं एक बात कहूंगा कि न्यूमेरिकल एक बार को आप स्किप कर दें, पर इससे ज्यादा स्किप करने की हिम्मत कर मत लेना। अब इसके बाद आता है, जब मैं सारा खत्म करके चुकता हूं, ज्योग्राफी। देखो जब मैंने एक बच्चे को कहा कि यार तुम अपनी तैयारी को 2 हाफ में कर लो, तो यह ज्योग्राफी एक बार में पूरी खत्म नहीं हो पाती। समझ लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ा गलत बन गया भाई। मैंने मान लो मेरे पास अराउंड कितना टाइम है, मेरे पास मान लो 6 महीने है, 6 महीने यहां से यहां तक 6 महीने, तो मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर लिया, 3 मंथ। तो पहले 3 मंथ में ना मैं पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं ये 13 टॉपिक पढ़ूंगा जो एग्जाम में हर हाल में आते ही आते हैं। पहला काम ये होगा मेरा। उसके बाद मेरा एम होगा कि मैं यार बाकी टॉपिक पढ़ने शुरू करूं। क्लियर है, दिस इज द होल एम, और ये आपको समझना है। नाउ इसके बाद मेरा एम होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को तो मैं स्किप कर दूं और सीधे पढ़ूं फिजिकल, इंडियन और यूनिवर्सल। ये 3 पढ़े, बिंगो, तुमने एग्जाम फोड़ दिया, तुमने फोड़ दिया, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ज्योग्राफी तुम्हारे हाथ से मतलब कोई छीन नहीं पाएगा। क्लियर है, हाँ सर बात समझ में आ गई। नाउ उसके बाद मेरा एक एम होता है, मैंने क्या कहा था, करंट अफेयर एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, जिसमें होता है डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड, थीम्स, इंपॉर्टेंट पर्सन, ऑब्चुरी, बिल, एक्ट, नेशनल पार्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेब ऐप स्कीम। देखो बेटा, ये वो 10 टॉपिक है जिससे आपको ना करंट अफेयर में क्वेश्चन दिखेंगे दिखेंगे। इस बार काफी बच्चों की शिकायत थी कि सीडीएस 2023 में करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हुआ था। हाँ हुआ था, 25 क्वेश्चन आए थे ना, 20 फिर भी बच्चे कर गए होंगे।
क्योंकि 5 क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था। और देखो आप ये समझो सर, अब वो जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, आप मुझे वो बता दो। देखो बेटा एक बात समझो, पैटर्न थोड़ा थोड़ा हर बार चेंज होता है। हर पैटर्न को ट्रैक करने जाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, निकाल नहीं पाओगे। तुम ये समझो कि मेरे नंबर कहां से ज्यादा उठ सकते हैं, मैक्सिमम कैसे उठा सकता हूं। भाई एक बात बता, तेरे को भूख लग रही है, तू रोटी पे फोकस करेगा कि भैया जो रोटी आ रही है वो कहां से जली हुई आ रही है, वो फोकस करूंगा। भाई जितनी रोटी तेरी जली हुई है उसको हटा और बाकी रोटी खा ले, सिंपल बात है ना। ऐसे ही दिमाग लगाओ, हर बार थोड़ा 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 पैटर्न चेंज होता ही होता है। पर एक पैटर्न से एक्सट्रैक्ट निकालना कि यार अब ये पैटर्न बन गया है, वो तब पता लगता है जब वो पैटर्न कम से कम 2 से लेके 3 पेपर में रिपीट हो रहा हो। करंट अफेयर का पैटर्न बदला, वो हमें सिर्फ इस बार के पेपर में देखने को मिला, ठीक है, कि सीए का पैटर्न बदला। अगर आप 2019 का पेपर देखोगे ना, शायद सेकंड था, तो उसमें आपको साइंस का पैटर्न बदला दिखेगा। बट वो 2019 तक ही था, वो 2020 में आते आते खत्म हो गया। 2020 में किसी ने देखा ही नहीं, 2021 में किसी ने वो पैटर्न नहीं देखा, 2022 में ही देखा। अब क्या था साइंस के पैटर्न में, क्लास 11th की साइंस आ गई थी, क्लास 12th की साइंस आ गई थी। बात समझ रहे हो? तो ये बात आपको दिमाग में गांठ बांध दो कि बार बार पैटर्न पे इतना फोकस मत करो जो एक बार किसी पेपर में आया है। अरे इस पेपर में तो ये क्वेश्चन आ गया, अरे भैया शांत, गदाधारी भीम शांत। हर चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे एक पैटर्न है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने पता ही नोटिस किया है कि नहीं किया। अगर तुम पिछले 2 बार से तैयार कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। देखो अभी जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, कहां लग गया ये रहा। आप देखोगे इकोनॉमिक्स में मात्र 9 क्वेश्चन आया। कितने? मात्र 9 क्वेश्चन। ये पहली बार हुआ है। 2017 से लेके 2023 के पहले पेपर तक इकोनॉमिक्स के मिनिमम 20 क्वेश्चन आ रहे थे, 20 से लेके 25। सडनली 9 हो गए। तो इसका मतलब ये कि मैं इकोनॉमिक्स नहीं करूंगा? करूंगा, बिल्कुल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक एग्जाम के पैटर्न से ये तय नहीं होता, या एक एग्जाम के पैटर्न के चेंज होने से तय नहीं होता कि वो अब नहीं आएगा। बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी पिछले 4-5 पेपर से इतना ही क्वेश्चन दे रहा है, 9-10। सो आई विल नॉट फोकस, क्योंकि उसने अपना पैटर्न या रंग दिखा दिया है कि मैं अभी बदलूंगा नहीं, मुझे थोड़ा समय ऐसे ही दो, मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब जब आप इतना समझ चुके हो तो आपको ना थोड़ा डीप में लेके चलते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा देखो। जब हम कहानी में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास कहानी में हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री को ना हमेशा तैयारी के एंड में करो। कई लोग क्या करते हैं, तैयारी शुरू करी, स्टार्टिंग में ही पहले हिस्ट्री कर लेंगे। अगर आप पहले हिस्ट्री करोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपकी लंका लगेगी। क्यों? पहले याद करने और रटने में टाइम वेस्ट किया, फिर भूल गए। हिस्ट्री को ऐसे करो कि यार 3 भाग में डिवाइड करो, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री तब है जब बुद्धिज्म जैनिज्म आया था। मिडिवल हिस्ट्री वो है जब आपके मुगल थे, मुगल का सल्तनत था या राजपूत हुआ करते थे। और मॉडर्न हिस्ट्री वो है जब ब्रिटिश राज आ चुका था। हमारा फोकस मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे है। क्यों है? बात समझो। अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मिडिवल और मॉडर्न है वो एक तरह से अलग ही इतिहास रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हिस्ट्री की किताब है या हिस्ट्री के एग्जाम में जो आता है वो आता है जो 100% श्योर होता है। देखो जहां पर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री में आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप डिफाइन नहीं कर सकते यार ये आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी खुदाई करोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज भी बहुत कम है। वहीं मिडिवल में ना सब कुछ डिफाइंड है, सारे टेक्स्ट हैं। तो पहले मिडिवल में हम मुगल एम्पायर देखते हैं जिन्होंने पूरे देश पे राज किया, फिर हम मराठा एम्पायर देखते हैं जिसने पूरे देश पे राज किया, और फिर लास्ट में आता है ब्रिटिश एम्पायर जिसने पूरे देश पे राज किया। और इन सबके डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है हमारे पास, इतिहास में तय है कि ये हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो तो। नाउ जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मुगल एम्पायर का एक ऐसा क्रूशियल रोल है जिसमें आपको इन्वेडर्स की सीक्वेंस समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, मुगल एम्पायर में जो जो बदलाव आए हैं या जो जो चेंजेस टाइम के साथ आए हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद मराठा एम्पायर की बात करूं, मराठा एम्पायर वो एम्पायर था जिसने मुगलों को ना साइड में धकेल दिया था कि भाई हटो यहां से। ठीक है, क्योंकि मुगलों का मैक्सिमम एम्पायर, मतलब अकबर को छोड़ दो, अकबर या अकबर के बाद के, पर मुगलों का मैक्सिमम एम्पायर ऐसा था जिसने लूट मार बहुत करी थी। तो मुगलों के एम्पायर में इनको खत्म करने के लिए मराठा एम्पायर का राज शुरू हुआ, जहां पर जो
हिंदू धर्म था, उसमें सारे राजा एक नहीं हो रहे थे। तो मराठा एम्पायर में ऐसा था कि मराठा सारे एक साथ हो गए, तो इसलिए एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। बट मराठा एम्पायर के हारने का कारण यह था कि मराठा एम्पायर में एक पोस्ट होती है पेशवा। पेशवा इज लाइक पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पेशवा पोस्ट को पाने के चक्कर में मराठा एम्पायर के लोगों ने ही दगा दे दी मराठाओं से, और ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा आना शुरू हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये है। तो हिस्ट्री आप कब करोगे, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे करना है। हिस्ट्री आप कब करोगे, जब एग्जाम्स में 1 या 2 महीने बचेंगे। अगर शुरुआत में अभी करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, करनी कहां से, कमेंट सेक्शन में डाल दो बेटा, मैं बता चुका हूं। तो ठीक है, बार बार तो बोलूंगा नहीं मैं अब। ठीक है, अब जरा इंग्लिश पे आता है। देखो, अगर आप इंग्लिश का ना सिलेबस देखो, या पहले बात करते हैं इंग्लिश की बेस्ट बुक कौन सी है। ठीक है ना, बेस्ट बुक का नाम मैं देने से पहले सिलेबस की बात करता हूं। आप सिलेबस देखो, सिलेबस में लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन। क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिजाइन करा गया है टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें उसके बारे में उनकी टेस्ट होगा, और एक इंसान को अंग्रेजी की कितनी समझ है वो होगा। अब यार ये तय कैसे करें, मतलब इंसान क्या देखे, शेक्सपियर की किताबें पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, द हिंदू पढ़े, क्या है। देखो, मैंने जब आपको बोला था कि आपको एनसीईआरटी हर हाल में पढ़नी है, और मैं बोला था कि पर्टिकुलर वही पढ़नी है, तो उसका एक रीजन था, मैं समझाता हूं जरा। यहां से देखो, पहली किताब मैंने आपको कौन सी बोली, क्लास 9th and 10th, सबसे आसान लैंग्वेज। फिर जैसे ही मैं आगे देखोगे तो आप देखो क्लास 11th की पढ़वा रहा हूं मैं, फिर मैं दिखा रहा हूं क्लास 12th की। क्लियर है? तो आप देखोगे 9th 10th 11th 12th। यूपीएससी का मानना है कि अगर कोई इंसान एनसीईआरटी की इंग्लिश समझ पाता है, इफ एबल टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी इंग्लिश एंड शब्दों का इस्तेमाल समझ पाता है, जैसे कि वोकैबुलरी एनसीईआरटी में यूज की है, तो ये बात तय है कि वो इंग्लिश का पेपर भी कर सकता है। उनका मानना ये है। इसलिए मैंने कहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो 9th 10th से जैसे पढ़ना शुरू करोगे तो 11th में इंग्लिश का लेवल बढ़ेगा, 12th में और बढ़ेगा, तो आप हर लेवल पे एडजस्टेड हो गए और आपको पता है कि भैया कैसे फाड़ना एग्जाम। समझ लो? तो एनसीईआरटी इज द मेन बुक जो आपको पढ़नी है। बेटा अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है ना, देखो अभी तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, मैं तुमको एक रियलिटी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। तो चेंज कर रहा हूँ, देखो एक बहुत गंदी रियलिटी दिखाऊंगा, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे अभी। इंग्लिश का जो पेपर है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। रीडिंग, जिसमें S1 S6 भी आ जाता है, जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस वो भी आ जाता है, करीबन 40 क्वेश्चन। ठीक है ना, रीडिंग प्लस रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। वोकैब इडियम फ्रेजेस 40 क्वेश्चन, ग्रामर 40 क्वेश्चन, 40 प्लस 40 कितना हुआ, 120। 120 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ना बच्चे मैक्स टू मैक्स 85 95 ऐसे करके आता है, बट 85 95 करने के बावजूद भी बच्चों का स्कोर रहता है 55 मार्क्स। क्यों रहता है देखो जरा। देखो, पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन, अगर आप इसके देखोगे ना तो 10 10 के सेट बना दिए मैंने। अब इस 10 10 के सेट को आप मान के चलो आपने हर सेट में 2 2 क्वेश्चन गलत करे, हर सेट में 2 2 क्वेश्चन, तो बताओ भैया टोटल क्वेश्चन कितने गलत हो गए भाई। 12 सेट है ये सारे के सारे 12 सेट है, तो 12 सेट में सब में 2 2 की गलती करी, आपने 24 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो 120 में से 24 माइनस कर दो, कितना बचा, 96। हाँ सर 96। ठीक है, अब क्या करें, एरर स्पॉटिंग एक होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे का 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 गलत करते हैं। करे सर, 5 गलत हो गए, तो यहां पर मैं एक में 3 ऐड कर देता हूं कि भैया 3 गलत हो गए। एक चीज होती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो ये आते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है और ऑथर कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसे मान लो 4 क्वेश्चन आ गए, 3 पैराग्राफ आ गए, तो करीबन आपने 6 क्वेश्चन गलत कर दिए। चलो 6 मैंने ऐड कर दिया। फिर एक और होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मैंने बताया ना, बड़ा बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें सेंटेंस को रीअरेंज करके ठीक करना होता है, तो बच्चा अगेन 10 में से 5 गलती करता है। तो भैया मैंने यहां पर 3 और सही कर दिया, यहाँ पर 6 नहीं 4 करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि भैया 2 तो पहले ही काउंट कर लिया ना यहाँ पे, तो 2 + 4 6 हो गया ना। हाँ ठीक है, अब जरा इसको काउंट कर लो, 6 और 4 10, तो यहां पर प्लस करा 10, ये बना, सॉरी यहां पर करा प्लस करा 10, और आपने 34 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 120 माइनस 34 क्वेश्चन कितना हुआ भैया, 6, ये आपका 86 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब जरा आप सोच के देखो, अगर आप 86 के क्वेश्चन के आसपास कर रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई मेरी, चेक कर लूं, हाँ ठीक है, 86 क्वेश्चन के आसपास आप जब आप कर रहे हो तो उसे 0.83 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 8 जा 64, तो करीबन 64 नंबर के आसपास आ रहे हैं।
और ये मैं तब कह रहा हूं जब आपका पेपर छूटा नहीं है, मतलब आपका पेपर छूट ना गया हो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर छूट भी जाता है। तो ऑन एवरेज एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा 55 से लेके 64 के आसपास तक के नंबर लेकर आता है। ये खाली है, ये हाल आता है। अब समझो एक गर्ल कैंडिडेट को अगर ये एग्जाम निकालना है तो 80 नंबर लाने ही लाने इंग्लिश में और जीएस में 40, तब जाके उसका सपना पूरा होगा। तो अगर आपने ये बात गांठ नहीं मानी कि इंग्लिश पढ़ने की बेहतरीन किताब का नाम क्या है, वो है एनसीईआरटी। और जो एनसीईआरटी आप जीएस में पढ़ रहे हो ना, वो आपको ना ऐसा बना देगी, आहा, आपको सर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे होगी मेरी। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको इस बात पे ध्यान देना है। नाउ अब आते हैं हम बॉयज के केस में मैथ्स में। देखो बेटा ध्यान से, जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो आपका मैथ्स दो हिस्से में डिवाइडेड है, एक है अर्थमेटिक अलजेब्रा पार्ट, एक है एडवांस मैथ पार्ट। अर्थमेटिक अलजेब्रा वाला पार्ट ना 40% आता है और एडवांस मैथ 60% आता है। देखो जरा, ये पूरा ग्राफ है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एडवांस मैथ है, बहुत बड़ा सेक्शन लेके बैठा है। अब मैंने उसके टॉपिक डिवाइड कर दिए। एडवांस मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है। और इसमें मैं जब आपको एडवांस मैथ करोगे तो नंबर सिस्टम को जरूर करना, क्यों? क्योंकि करीबन 10 क्वेश्चन का वेटेज लेके बैठा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जब तैयारी कर रहे हो पहले एडवांस मैथ करना, नंबर सिस्टम उसकी बात करना, फिर बच्चे कुचे फिर बाद में करना। क्यों बच्चे कुचे बाद में करना, दिखाता हूं। ये 2000 नहीं, ये देखो 2023 का पेपर है। जरा मुझे देख के बताओ, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए? 7, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से 5, मात्र 5। सर मात्र 5? हाँ मात्र 5। एग्जाम का पैटर्न हुआ चेंज, तो मुझे चेंज अगर पैटर्न हो गया, अनएक्सपेक्टेडली पैटर्न चेंज हो गया, भाई सबसे ज्यादा वेटेज तो इसकी दी, तो उस पैटर्न के चेंज होने में बैकअप प्लान क्या था? बैकअप प्लान था कि हमने जिसका वेटेज कम था वो कर लिया, क्योंकि अगर हल्का सा भी वेटेज चेंज हुआ तो भैया मेरी जान बचाने के लिए खड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अब मैं समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। एग्जाम को अगर आपको निकालना है, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आपको एकदम फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूं, फर्स्ट स्लाइड एकदम, तो आपको याद आएगा कि अक्षय शर्मा ने क्या कहा था। देखो, अक्षय शर्मा ने कहा था कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। जो भी वो कह रहा है, चाहे साइंस पढ़ रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है, वो बोला है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब है कि आप जो अनएक्सपेक्टेड है वो भी आप करके जा रहे हो, बट टाइम को ध्यान में रखते हुए कि पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करना है और फिर अनएक्सपेक्टेड चीज पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, वरना नहीं समझोगे तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा। यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने का तरीका यही है कि पहले इंपॉर्टेंट और उसके बाद अपने जो बचे कुचे हैं, ठीक है। ओके, यहां तक की बात समझ में आई। मैथ्स को आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इफ यू वांट टू एक्सेल मैथ्स, डू नॉट बाय एनी बुक। फॉर एग्जांपल, जब मेरा मैथ्स का कोर्स होता है ना, मैं बच्चों को अपनी वीडियो देखा के कंसेप्ट क्लियर कराता हूं। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कराया, फिर मैं उनसे कहता हूं अपने पास्ट ईयर पेपर को ना 2006 से लेके 2023 तक के रखो। जब तुम कोई टॉपिक करो, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम किया, तो 2006 से लेके 2019 तक के पेपर आप लगाओ। और फिर जब आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देने हो, प्रॉपर मॉक टेस्ट देना हो, तो 2019 से लेके 23 तक के पेपर का मॉक टेस्ट दो। इन वाले पेपर से तुमने क्वेश्चन के पैटर्न को समझा कि भाई पूछ कैसे सकता है, और 19 से 23 जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने लगा के देखे, तब आपका ना मोरल बहुत आएगा कि यार मैंने साला 20 साल के पेपर लगा रखे हैं, और आपको हर टाइप का पैटर्न पता होगा कि यार क्या आ सकता है। क्लियर है? और 20 साल के पेपर का मतलब समझो करीबन 40 पेपर, एक पेपर में 100 क्वेश्चन, तो तुमने करीबन लगा लिए 4000 क्वेश्चन। बहुत होते हैं 4000, किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं है। और ये एक थंब रूल है एनडीए मैथ्स को निकालने का, या दुनिया में कोई भी पेपर का एग्जाम निकालने का। क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पैटर्न के वेरिएशन का पता है, तो भाई आपने फाड़ दिया। समझ लो मेरी बात, ये दिस इज अ थंब रूल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। बट सर आपने ना वोकैब इडियम फ्रेजेस नहीं बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर हम इंग्लिश का पेपर ले, मान लो मैं तुम्हें ग्रामर ना पढ़ाऊं, मैंने पढ़ाया नहीं, तुम्हें 0 पढ़ाया, ठीक है, तो भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 में से 20 कर लोगे, 20-30 कर लोगे। रीडिंग है, 40 में से करीबन 20 के आसपास कर लोगे। अटकती है गाड़ी हाँ वोकैब इडियम फ्रेजेस में। अगेन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखना, जरा दोबारा देखना मैं क्या दिखा रहा हूं। बार बार एक ही चीज दिखा रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में
बैठ जानी चाहिए कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है, जिन बच्चों का पेपर निकलता है उनके साथ ऐसा ही होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो इसे, क्या लिखा है भाई ने यहां पर। भाई ने लिखा है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या है? ईडियम, एंटोनिम, सिनोनिम, इंग्लिश के रूल्स, साइंस, जीके पेपर, मैथ्स, ठीक है सब। अब जरा आपको यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब बेटा एक और चीज सुनो जरा ध्यान से। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग में जहन में बैठ जाए कि यार जिसका पेपर निकलता है उसके साथ ऐसा ही होता है। क्या कह रहा हूं मैं, रुक जाओ यार थोड़ा पीछे जरा, तो स्लाइड चेंज हो रही है इसलिए तुम्हें लग रहा है हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। जरा सुनिए जरा बात। सर आपको सल्यूट है, आपका दिया हुआ सब आया, ईडीएम्स, ईडियम फेसेस, सिनॉप्सिस, सब सब आपने जो करवाया वही आया। एक दो थे वर्ड्स जो थोड़ा बाहर से आया, बट मुझे उनको देख के थोड़ा फीलिंग्स आ रही थी कि वो किए हुए वर्ड्स में से ही है मगर थोड़े वर्ड्स चेंज है, तो मगर सब पेपर भी बहुत अच्छा गया है। और नेक्स्ट पेपर के लिए थोड़ा टिप दो, क्या करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जब मैं वोकैब इडियम फ्रेज की बात कर रहा हूं ना, तो अगर यू कांट प्रिडिक्टेड तो आपने कुछ नहीं करा, मतलब आपने झंडू बाम लगा लिया जिंदगी में, और ये आपको समझना है। तो पेपर प्रिडिक्ट करने का सिंपल तरीका ये है, जब मैं बच्चों को प्रिडिक्ट कराता हूँ तो मैं ना उसके 4 स्टेज बनाता हूँ। स्टेज नंबर 1 पे मैं बच्चों को एससी सीजल के पेपर कराता हूँ। क्यों? क्योंकि एससी सीजल वो पेपर था जिसमें पहली बार वोकैब फ्रेज आई थी। सेकंड स्टेज होता है कि मैं उसको एफकैट के पेपर कराता हूँ। क्या कराता हूँ? एफकैट के पेपर में आप नोटिस करोगे कि सबसे टफेस्ट वोकैब आती है अब तक की। थर्ड में कराता हूं उसे सीडीएस का। अब जब मैं इसको दो बड़ा वोकैब का चंक करा चुका होता हूं करीबन 20 साल का, तो बच्चे का ना वॉल्यूम जो होता है ना वो बहुत तगड़ा हो जाता है कि यार ये एग्जाम फाड़ दूंगा। तो देखता है सीडीएस में रिपीट आ रहा है, ठीक है ना। फिर लास्ट में उसको ना एक और पेपर करा के दिखाता हूँ एनडीए, कि देख बेटा जो तूने पढ़ा है ना वो देख तो रिपीट हो रहा है, छपा छपा आ रहा है दोनों के यूपीएससी पेपर में। और ये मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है। मैं एक बच्चे का कभी भी दिमाग खर्च नहीं कराता ग्रामर में, समझ रहे हो। भाई मान ले इसने 20 क्वेश्चन यहाँ करे, 20 30 पकड़ ले, चल यहाँ 30 आराम से हो जाएंगे, यहाँ पर 20 पकड़ ले, तो 30 और 20 कितने हो गए? 50। मुझे इसे वोकैबुलरी फिर से संभालना है। 40 मुझे में 35 के आसपास के सही करने हैं, तो ये 50 × 50 + 35 हो गए, ये आपका 85 के आसपास हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं एक लड़के को पहले 85 पे खड़ा करता हूँ, फिर 85 पे खड़ा करने के बाद ग्रामर में स्पॉटिंग एरर ठीक कराता हूं क्योंकि उसके 10 में से 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और फिर ठीक कराता हूं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि अगेन 10 में से 5 क्वेश्चन वहां खराब हो रहे हैं। और जब समझो मैं इसकी वोकैब ठीक कराता हूं तो रीडिंग सेशन में जो एक पार्ट आता है ना, बताइए इस वर्ड का मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। या ऑथर कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में, ये भी ठीक हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली इस नंबर की संख्या करीबन 10 से लेके 15 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। और 85 + 15 कर दो तो कितना हो गया? करीबन 100 क्वेश्चन हो गया। फाड़ दिया उसने पेपर, पेपर हो गया कॉपी पेस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। एक बुक बता दो, ये बता दो, वो बता दो, भाई मेरे लिए बेस्ट बुक का नाम है एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू। सिंपल सी बात। मैं जब खुद भी पढ़ाता हूं ना, चाहे मैं अपने ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं चाहे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं इस बात का बहुत ध्यान देता हूं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरे लिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। है क्या कहीं? हाँ यार देखो, जब मैं अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन पे पढ़ाता हूँ, भाई ऑनलाइन तो मैं अपनी ऐप पे पढ़ाता हूँ, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो मैं जब ऑनलाइन पे पढ़ाता हूँ तो मैं इस बात को ना जहन में बांध देता हूँ बच्चे के, कि सबसे पहली बात, तेरा मन नहीं करेगा पढ़ाई में, यू हैव टू बी रेगुलर टच ऑन वेनसडे एंड सैटरडे। दूसरी बात, ऑफलाइन के केस में उस बच्चों के पास समझनी चाहिए कि ऑफलाइन में तेरे पास मैं साथ में खड़ा हूं, तो तुझे इस बात पे ध्यान देना है कि किसी भी हाल में टेस्ट 2 के अंदर 90 से कम मार्क्स नहीं लेकर आने। अगर तू रेगुलरली मेंटेन 90 मार्क्स ला रहा है तो उसका मतलब तेरा रिवीजन सही चल रहा है और तेरा रिटन सही चल रहा है, रिवीजन प्लस सॉरी सिलेबस सही चल रहा है, ठीक है। और जब ये बच्चा वेडनेसडे सैटरडे को ऑनलाइन वाला मुझे अपडेट करता है तो मुझे इसका पर्सनल टच रहता है,
क्योंकि टेस्ट में तो चीट भी कर सकता है कि हाँ यार सर को दिखाना पड़ेगा तो चीट मार दिया, नहीं, पर इसमें मुझे पता लग जाता है पर्सनली बात करके। सो एक बात याद रखो, इफ यू हैव अ पर्सनल मेंटोर, तुमने फाड़ दिया। मेरे पास मेरे पास भी पर्सनल मेंटोर थे जब मैं बीटेक कर रहा था, और जिनकी वजह से मैंने एनडीए सीडीएस निकाला। मैं आपसे भी यही कहूंगा, इफ ऑनलाइन पॉसिबल, कम एट ऑनलाइन, आई एम अवेलेबल फॉर यू। इफ नॉट, यू हैव माई नंबर, ठीक है, अब उस पर बात करो। और ऑफलाइन के केस में आपको एड्रेस याद रखना चाहिए, मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। बस एक बात की और बात कहूंगा मैं, मिठाई खिला देना भाई जब सिलेक्शन हुआ करे। ये मत कहा करो अभी सर एसएसबी बाकी है मिठाई खिला दूंगा बाद में, ये मत कहा करो भाई, दिल तोड़ दे दो तुम मेरा, दिल के छल्ली कर दो तुम मेरे को, ठीक है ना। मेरी मिठाई यहाँ पर रह गई, पता नहीं कैसे, मैं मिठाई नॉर्मली डालता हूँ वीडियो के आखिर में, मिठाई रह गई। तो चलो भैया मिठाई खिला देना, फोटो तो डाली नहीं मैंने, पर मिठाई जरूर खिला देना। कंजूसी मत करना, मिठाई नहीं खिलाओगे मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, तुम्हारे सपने टूट जाएंगे यूनिफॉर्म पहनने के। तो मिठाई तो चाहिए मुझे, मिठाई हर हाल पे चाहिए, ठीक है ना। और मेरे टाके खिलाओगे सालों, समझ लो। चलो मैं देता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू। अगली वीडियो में मिलूंगा। अगली वीडियो के बारे में से एक पहली बात और कहूंगा, एक वीडियो का थंबनेल अभी आपको दिख रहा होगा, वो बड़ी कमाल की वीडियो है एसएसबी की तैयारी के लिए। तो एसएसबी तैयारी के लिए ये वीडियो जरूर देखना, आपको ना एक बहुत बड़ा बेस क्लियर होगा यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है ना। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।